देखिए BPSE 142 क्या रहेगा, वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। चैप्टर नंबर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 7 है, चीन के प्रति भारत की नीति। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, चीन के प्रति भारत की नीति क्या है, या क्वेश्चन आ सकता है चीन के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं पंचशील वाली भी बात आपको बताऊंगा, क्योंकि बीच में जब सेकंड चैप्टर चलता था उसमें भी पंचशील बहुत बार पूछा गया और कई बार आप लोग पूछते भी हैं कि पंचशील का मुद्दा क्या है, कई बार इसमें आया भी है, पंचशील को लेकर के कई बातें की गई। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट टाइम में चाइना के साथ हमारा बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी चलता है। और चाइना की जो पॉलिसी अगर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसको मैं इग्नू की तरफ से नहीं है बल्कि किसी दूसरी एंड और बुकों से लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकें, ठीक है, ताकि विस्तार से। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आता भैया भारत और चीन के संबंध बताओ, या भारत के प्रति चीन की नीति क्या है, यानी भारत ने चीन के प्रति किस प्रकार से हमारे उनके साथ रिश्ते हैं। थोड़ा डीप में समझेंगे और पीछे जाकर के समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जो होता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं। तो भूमिका क्या लिखोगे, ध्यान दो, दोनों देश एशिया महाद्वीप में हैं। अगर हम बात करें भारत जो है और जो चाइना है, हम दोनों एशिया महाद्वीप में हैं, ठीक है। दोनों के पास विशाल भूभाग है। अगर बात करें चाइना के पास भी अच्छा खासा भूभाग, यानी भैया उनके पास जमीन बहुत ज़्यादा, यानी जो उनके पास लैंड है, हमारे पास भी अच्छा खासा क्या जमीन का है। यह दोनों देश की बड़ी आबादी वाले हैं। देखो अगर बात करोगे जैसे चाइना है वह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो हमारा देश भी क्या है भैया, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी वाला एक देश है, कह सकते हैं। यानी आबादी में अगर देखोगे, जनसंख्या में देखोगे तो चाइना की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दोनों ही देश क्या हैं, अगर दोनों ही देशों को देखोगे, दोनों ही देश विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर देखोगे चीन भी, अगर मैंने कई बार बताया कि भाई CPEC बना रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड बना रहे हैं, और चाइना लगातार व्यापार में इतना बढ़ता जा रहा है। और भारत भी देखोगे तो भारत भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लगातार हम भी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं भारत और चीन के संबंधों की शुरुआत कहाँ से हुई है। भारत और चीन के जो संबंध हैं वो बहुत पुराने संबंध हैं, ठीक है। हमारे संबंधों में प्राचीनता, एक शब्द लिखना इसमें, भारत और चीन में क्या भैया, संबंधों में प्राचीनता है, यानी हमारे उनसे जो रिलेशन है बहुत पुराना रिलेशन रहा। कैसे रिलेशन रहा देखिएगा, बौद्ध धर्म विश्व में सबसे ज्यादा प्राचीन माना जाता है। आपने सुना होगा कि जैसे बौद्ध धर्म है वह प्राचीन धर्मों से एक है, लेकिन जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है वो भारत में मानी जाती है। आपको पता हो ना, बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने भारत से ही उन्होंने शुरुआत की है। तो कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म विश्व में सबसे ज्यादा प्राचीन माने जाने वाला धर्म है, और चीन में यह धर्म सबसे ज्यादा विकसित, यानी जो चीन में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो चाइना की लगभग 70 से 78% जो वहां की लोग हैं वह बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स हैं। तो जो बौद्ध धर्म चीन में गया है वो कहां से गया है, भारत से गया है। और जब मैं आपको फायान हरेहिनसांग का जब मैं आपको पढ़ा था हिस्ट्री में, BHIC 144 में पढ़ा रहा था, वहां पर भी शायद मैंने आपको बोला था कि जो भारत, जो चीन के लोग आते थे, भारत में आते थे, और चाइनीज जो आते थे जैसे हिनसांग है, फायान है, इन लोगों ने भारत की यात्रा की। तो चीन जो बौद्ध धर्म है, पूरा का पूरा जो बौद्ध धर्म भैया वो कहां से गया है, कि भारत से ही गया है, ठीक है। जो बौद्ध धर्म है वो भारत से ही गया है, और इसे से कह सकते हो कि भारत और चाइना के जो है वो संबंध बहुत पुराने हैं, यानी हमारा उनके साथ जो रिलेशन है बहुत पुराना संबंध रहा है। लेकिन यह चीन में भारत से ही गया, लेकिन भारत से चीन में गया बौद्ध धर्म। चीन के कई लेखक, यानी जैसे बोलोगे कि भारत से कई लेखक, जैसे मैंने बोला कि फायान है, हेनसांग है, ये सारे लोग भारत की उन्होंने यात्रा की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बौद्ध स्थल बहुत ज़्यादा थे। महात्मा बुद्ध के बारे में, या कह सकते कि बौद्ध के जो विहार थे यहाँ पर वो लोग आते थे, जैसे फायान है, हेनसांग है, इन्होंने भारत की लंबी यात्रा की। यानी कह सकते हैं कि जो चाइना के साथ हमारे जो संबंध, जो रिलेशन है, हमारे संबंध में बहुत ज़्यादा प्राचीनता, यानी हमारे उनके साथ रिलेशन प्राचीन रिलेशन रहा है, एक धार्मिक आधार पे भी हमारे साथ उनके साथ काफी रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें जो लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखो भारत का समर्थन। देखो चाइना और इंडिया के जो रिलेशन जब हम लिखते हैं तो इंडिया ने पहले चाइना को बहुत ज्यादा हमने सपोर्ट किया है, भारत ने चाइना का समर्थन कब किया, ध्यान से सुनो। पहला क्या है, भारत का समर्थन, यानी चाइना को हमने समर्थन कब किया, ध्यान से सुनिए। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति होती है। आप सबको पता होगा चीन में क्या होती है, एक साम्यवादी, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट क्रांति बोली जाती है, ठीक है। साम्यवाद को लेकर के 1949 में कोई भैया चीन में क्रांति हो गई है, ठीक है। भारत ने इसे तुरंत मान्यता दी थी, यानी कह सकते हो चीन को
साम्यवादी देश मानने में या एक साम्यवादी विचारधारा के मानने में भारत ने सबसे पहले उसको समर्थन दिया है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे रसिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, यानी सोवियत संघ के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। और चाइना में जब साम्यवादी क्रांति होती है तो भारत चीन को एक राष्ट्र के रूप में, एक साम्यवादी देश मानने के रूप में भारत बहुत ज़्यादा अग्रणी रहा है। ठीक है, तुरंत मान्यता दी। चीन के साथ हमारे जो कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए थे, यानी अगर 1949 के बाद देखोगे तो भारत और चाइना के साथ हैं बड़े अच्छे कूटनीतिक संबंध है। और बीच में हम पढ़ेंगे जब पंडित नेहरू की सरकार चलती थी तो पंडित नेहरू तो इस प्रकार के, पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, वो तो यहाँ तक कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसे इस प्रकार का नारा इस देश में लगा है। ठीक है, बाद में भाई कितने रहे कितने नहीं रहे वो बाद में हम जरूर देखें, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन एक तरफ देखोगे तो नारा लगा, देखो जब देखो 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई। ठीक है, और भारत में 1947 में भारत आजाद होता है और भारत की जो पहली सरकार है पंडित नेहरू की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो जवाहरलाल नेहरू हमेशा चाहते थे कि चाइना के साथ हमारा रिलेशन अच्छा बने, लेकिन भाई चाइना कैसा आप सबको पता है। ठीक है, तो चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। चाइना को कई सारे लोग बहते बांधते, जैसे यहाँ पे लिखा, कई विशेषज्ञों का मानना था चीन के साथ संबंध बनाते हुए भारत को सतर्क रहना चाहिए। पंडित नेहरू जब भी चाइना के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात करते थे, पंडित नेहरू जिस प्रकार से नारा लगवा दिया उन्होंने, भैया हिंदी चीनी भाई भाई हैं। लेकिन उनको अगर सरदार पटेल की बात करो, सरदार पटेल उनको यहाँ जो लिख रखा कई विशेषज्ञ, उन विशेषज्ञों में लिखना, इनका नाम भी लिख देना, डायरेक्ट वैसे नहीं लिखना चाहिए स्टूडेंट को, मैं कई बार बोला हूँ, लिख देना कई विशेषज्ञ मानते थे कि भारत को चीन के साथ जो संबंध बना रहा है उसको सतर्क रहना चाहिए। कई बार सरदार पटेल की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, तो कई बार जो कांग्रेस सरकार थी या पंडित नेहरू की जो पहली सरकार थी उनको समझाते थे भैया चीन बहुत सही नहीं, उसके साथ हम इतना भलाई का काम कर रहे हैं, उसको हमने मान्यता दे दी, हिंदी चीनी भाई भाई हमने नारा लगवा दिया है, लेकिन जो चाइना है वो सही नहीं है। इस प्रकार की बातें बोली जाती थी और बोला जाता था चीन के साथ अगर भैया हम संबंध बना रहे हैं तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। चीन कब पीछे से छुरा भोंक देगा उसका कोई वो पता नहीं है। ठीक है, चाइना के साथ संबंध बनाते समय कई बार की सतर्कता बरतने के लिए बहुत बार बोला गया है। ठीक है, तो क्या होता है, शुरुआत में भारत और चीन में एक समझौता हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, पंचशील। शायद आपको शुरू में भी पहले चैप्टर में मिलेगा पंचशील समझौता क्या है। देखो पंचशील समझौता एक प्रकार का भारत सरकार का एक समझौता है। पंचशील का मतलब होता है जिसमें भैया 5 बातें हैं। जब 2 देश, ध्यान सुनो, पंचशील का बता क्या होता है। पंचशील का मतलब है कि जब 2 देश साथ आते हैं एक ट्रीटी होती है, उसी को बोला था पंचशील। उसमें भैया 5 बातें हैं, दोनों देश क्या करेंगे 5 बातों को मानेंगे, उसी को बोलता पंचशील। यानी भारत और चाइना में क्या हमारे साथ है, उनके साथ पंचशील एक समझौता है। तो देखिएगा 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई भारत आए और उन्होंने पंचशील सिद्धांतों पर अपनी आस्था प्रकट की थी। यानी भारत ने जो पंचशील सिद्धांत बनाए थे, चाइना ने क्या किया भैया उसमें अपनी आस्था प्रकट की कि भैया उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ पंचशील समझौते पर साइन होते हैं। ठीक है, भारत में क्या होता है, भारत और पंचशील के साथ उनमें समझौता, यानी पंडित, क्योंकि शुरुआत में अगर देखोगे भारत और चाइना के जो रिलेशन है वो अच्छे थे। हर बार मैंने बोला ना कि पंडित नेहरू भाई नारा लगवा दिया उन्होंने कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई हैं, वो कितने भाई रहे। हालात हमारे साथ उनके 62 से खराब होंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा भारत चीन लड़ता रहा है। भारत की तरफ से बहुत बार हमने कोशिश किया चाइना के साथ हमारे बेहतर संबंध बने, हमेशा अच्छे संबंध है, लेकिन संबंध खराब जब हमारा इंडो चाइना वार होता है 1962 में जब वार होती है, ठीक है, उसमें जाकर के हमारे संबंध खराब होते हैं। ठीक है, लेकिन 54 में पंचशील हमारे साथ उनके समझौता। तो पंचशील में कह सकते हैं चाइना ने भैया अपनी आस्था प्रकट की कि भारत के साथ हम पंचशील समझौता करेंगे। तो पंचशील में क्या क्या होता है तो उसको देखिएगा, पंचशील में क्या क्या चीजें शामिल हैं। देखो दोनों देशों के बीच शांति सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर, यानी दोनों देशों ने शांति संबंधों को बनाते हुए और साथ काम करने के उद्देश्य से 5 सिद्धांतों पर यानी पंचशील पर अपनी सहमति जताई। और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना की तरफ से वहां से जो थे उन्होंने क्या क्या थे, साइन किए थे। तो पंचशील में 5 सिद्धांत कौन कौन से, पंचशील में 5 सिद्धांत कौन कौन से। पहला सिद्धांत यह है कि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की प्रभुसत्ता और का सम्मान करेंगे। यानी कह सकते हैं कि जो दोनों राष्ट्र हैं एक दूसरे की क्या करें भैया, जो प्रभुसत्ता है
उसका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ये पहली बात है, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे के कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, प्रभुसत्ता का सम्मान करें। पंचशील में क्या है कि जब दो देश होते हैं वो दोनों की प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाएगा। दूसरा क्या है, कोई भी राष्ट्र किसी प्रकार का आक्रमण ना करे, यानी दो राष्ट्र, यानी चीन कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, भारत कभी भी चीन पर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरी बात यह है पंचशील में। तीसरा क्या है, कोई भी देश किसी दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना तो भारत चाइना के मामले में हस्तक्षेप करेगा, ना तो चाइना भारत के मामले में हस्तक्षेप करेगा। तीसरी बात यह है। चौथा इसमें क्या है, परस्पर सहयोग, यानी क्या है, परस्पर सहयोग बनेगा, यानी दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग रहेगा और आदर, यानी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समांतर, यानी दोनों देश क्या करेंगे, सभी संबंधों में समानता लाने के लिए या बराबरी लाने के लिए निरंतर काम करेंगे। यही है पंचशील। यानी कह सकते हो कि भारत और कह सकते हो चाइना में पंचशील सिद्धांत पर 1954 में समझौता हो गया। यही समझौता, इसमें लिखा है कि भैया कोई भी राष्ट्र किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन 62 में क्या होगा, चीन भारत पर अटैक कर देगा, हमला कर देगा, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें क्या, पंचशील समझौते के मैंने बता भी रखा है कि जवाहरलाल नेहरू और जॉन इलेनी ने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि इसमें उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1954 में उनके साथ हमारा समझौता हुआ है। चीन के साथ हमारे जो संबंध है, शुरू में हमारे साथ उनके साथ संबंध ठीक ठाक थे, सही चल रहे थे, और हिंदी चीनी भाई भाई, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि चीन हमारा भाई पूरा दोस्त बन गया है, या उसको हमारा तो दुश्मन ही नहीं। इस प्रकार की बातें, जब चीन इंडिपेंडेंट होता है, जब स्वतंत्र होता है, तो भारत और चाइना के संबंध ठीक ठाक थे, बेहतर थे, क्योंकि बौद्ध धर्म वहाँ से गया है, उनके वहाँ के बौद्ध धर्म के फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। तो एक प्रकार से हमारे उनके साथ जो संबंध है, जो रिलेशन है, रिलेशन ठीक ठाक था, संबंध हमारे उनके साथ अच्छे थे, ठीक है। लेकिन संबंधों में तनाव कब आया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला एक चीज क्या रहेगा, संबंधों में तनाव, ठीक है। अगला क्या है, कब कब संबंधों में तनाव आया है। पहला तनाव हमारे साथ जो उनको संबंधों में, पहला तिब्बत मुद्दा को लेकर के, जब भैया तिब्बत पर चाइना वाले पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, चाइना को हड़प लेते हैं, चाइना जब तिब्बत को हड़प लेता है, ठीक है, क्या कर लिया, तिब्बत पर पूरा नहीं, मैंने बताया था दलाई लामा बेचारे यहाँ पर घूम रहे हैं पूरा तिब्बत पर, यानी तिब्बत बनी म्यांमार को है, पहले उसको तिब्बत बोला, तिब्बत, यानी उन्होंने जो तिब्बत पर अटैक पूरा कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि तिब्बत को बताता है, चाइना कहता कि हमारा इलाका है, तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया। तो तिब्बत मुद्दे को लेकर के पहली बार, अगर भूलोगो तो पहली बार भारत और चाइना के जब संबंध बिगड़ते हैं, वह तिब्बत मुद्दे को लेकर के, आपकी बुक में भी तिब्बत मुद्दा लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा तिब्बत मुद्दा क्या है, भारत तथा चीन के बीच स्थित एक पठारी क्षेत्र है, यानी भारत और चीन के बीच में क्या है, एक पठारी क्षेत्र लगता है, वही तिब्बत है, ठीक है, जो 16,000 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 16,000 फीट ऊंचा है। इसे विश्व की छत या पीमार का भी पठार बोला जाता है, यानी क्या बोला जाता है इसको, कितना भैया, भारत और चीन के बीच क्या है, स्थित एक पठारी भाग है जो 16,000 फीट ऊंचा है। इसे विश्व की छत या पीमार की पठार भी कहा जाता है, ठीक है। यह दोनों राष्ट्रों के बीच क्या है, बफर क्षेत्र का काम करता है। बफर क्षेत्र जानते हो, बफर क्षेत्र का मतलब होता है कि भारत और चाइना के बीच में, जैसे मैंने बोला था नेपाल भी क्या बफर जोन का हमारे लिए काम करता है, यानी तिब्बत क्या करता था, भारत और चाइना में क्या करता है, बफर का काम करता है। यानी भारत और चीन की जो सीमा है वो आपस में लगती नहीं थी, हमारी मिलती नहीं, तो बफर जोन का काम करता है, ठीक है। जैसे नेपाल है, भूटान है, और ये सारे क्या है, बफर का काम करते हैं। यानी जैसे बफर का मतलब होता है, जैसे तुम्हारा घर है तो तुम्हारे एक पड़ोसी हैं, लेकिन उनके बीच में किसी ने और ने बीच में घर बना लिया, तो आज तुम्हारा घर उनमें, उनकी बाउंड्री या कह सकते मिलती नहीं, यानी कह सकते कि बफर जोन का काम करता था, ठीक, इसको बोला जाता तो बफर जोन। यानी भारत की सीमा और चाइना की सीमा मिलती नहीं, टच नहीं करती थी, क्योंकि बीच में एक राष्ट्र आ जाता जिसको क्या बोला था, तिब्बत, एक बफर जोन का, बफर क्षेत्र का कार्य करता था, ठीक है। तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है, ना तो भारत के और ना ही चीन के नियंत्रण में था। यानी जो तिब्बत था भैया, वो तो ना भारत के कंट्रोल में था, ना तो चाइना के कंट्रोल में था। एक स्वायत्त यानी एक स्वतंत्र इलाका या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये अस्तित्व में बना हुआ था, ठीक है। चीन ने नेहरू जी को आश्वासन दिया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र रहेगा और चीन की केंद्रीय सरकार तिब्बत पर कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी क्या भैया, चीन ने बोला था, चाइना ने क्या बोला था, पंडित नेहरू से बोला था, क्योंकि जब हमारे साथ रिलेशन उनके अच्छे थे और पंडित नेहरू हमेशा सोचते थे कि हमारे साथ चीन के साथ संबंध, तो उसमें चीन ने क्या बोला था, चीन ने नेहरू जी से आश्वासन दिया था, यानी उनको भरोसा दिलाया था कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ही रहेगा, यानी तिब्बत भैया स्वतंत्र ही रहेगा, हम कब्जा नहीं कर लेंगे, चीन वाले ने बोला है।
चीन की केंद्रीय सरकार यानी चीन की जो गवर्नमेंट होगी या चीन की जो केंद्रीय सरकार होगी, ठीक है, चीन की केंद्रीय सरकार तिब्बत के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं की, यानी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये ऐसा बोला था। चीन धीरे धीरे तिब्बत की संस्कृति को कुचलने लगा और उसकी स्वायत्ता को भी नहीं रहने दी, यानी लेकिन चीन ने बोला था कि हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे या हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, चीन जो होता है वह तिब्बत की संस्कृति और स्वतंत्रता को कुचलने लग जाता है और उसकी स्वायत्ता को भी उसने नहीं रहने दिया। 1954 में पंचशील समझौते का चीन ने अर्थ निकाला कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है। 1954 में हमारे साथ उनके साथ क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ है। पंचशील समझौते के अनुसार चीन ने क्या कहा कि जो तिब्बत है और जो चाइना है उनका एक आंतरिक मामला, भारत इस पर ना बोले कोई बात, क्योंकि चीन क्या कर रहा था, तिब्बत पर भैया अपना पूरा कंट्रोल जमा रहा था, वहां के कह सकते उस पर उसने पूरा कंट्रोल जमा लिया। जब भारत ने आपत्ति जताई तो चाइना ने बोला कि पंचशील समझौते के, तो उन्होंने बोला कि हमारा तो ये तो आंतरिक मामला है, यानी इंटरनल मामला है, तो उन्होंने कहते हैं कि हमारा इंटरनल मामला है, इसलिए भारत को इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बात आई 1954 और 1954 में ही हमारे साथ उनके क्या हुआ है, पंचशील समझौता भी हो गया था, ठीक है। 1958 में तिब्बत की जनता ने चीन के आधिपत्य का विद्रोह किया, जिसे चीन की सेना ने दबा दिया था, यानी क्योंकि चीन ने पूरा कंट्रोल कर लिया था तिब्बत पर, लेकिन क्या होता है कि तिब्बत में एक प्रकार का क्या होता है, विद्रोह होता है। भाई किसी देश पर कोई कब्जा कर लेगा तो वहां पर विद्रोह होना स्वाभाविक है, तो चाइना के खिलाफ क्या 1958 में वहां पर विद्रोह होता है, ठीक है। लेकिन जब तिब्बत में विद्रोह होता तो चीन आरोप लगा देता कि तिब्बत में सारा विद्रोह हो रहा है, उसके पीछे भारत का हाथ है। इस प्रकार के आरोप चाइना ने लगाए भारत पर कि भैया उसमें तुम्हारा हाथ है, ये तुम क्यों करवा रहे हो, ये हमारा आंतरिक मामला। बाद में चाइना कहता है तो हमारा क्षेत्र है, इसलिए हम इस पर कब्जा कर रहे हैं। यानी तिब्बत पर जब चाइना, ये मान लो कि जैसे तिब्बत यानी नेपाल पर कब्जा कर ले, भूटान पर कब्जा कर ले, बोले तो ये तो हमारा इलाका है। इस प्रकार से उसने क्या किया कि पूरा 1954 में आते आते क्या कर लिया, पूरा तिब्बत पर कब्जा कर लिया है। यही तिब्बत मामला है। 1958 में तिब्बत में एक विद्रोह हुआ, ठीक है, तो विद्रोह पर उन्होंने आरोप लगा कि भारत जो है, भारत का हाथ है, भारत ही उसमें सारा करवा रहा है, ठीक है, तो इनको पैसे दे रहा है, इस प्रकार की। और चीन की सेना क्या करती, जब वहां पर विद्रोह होता है, विद्रोह को कैसे दमन पूर्वक मार पीट करके उनको दबा दिया गया, ठीक है। यानी एक प्रकार से चीन की सेना का वहां पर भैया दहशत बन गई, चीन ने पूरा दहशत फैला दी, ठीक है। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा जी, आपको वैसे पता होगा कि दलाई लामा भारत में घूमते रहते हैं, क्योंकि वो क्या शरणार्थी हैं, काफ़ी लोग शरणार्थी हैं, ठीक है। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने 1959 में भारत के राजनीतिक शरण मांगी, यानी 1959 में दलाई लामा ने बोला था भैया कि हमें ले लो, हम बच नहीं पाएंगे, नहीं तो हमें चीन वाले मार वार के खत्म कर देंगे। तो दलाई लामा ने क्या बोला था कि उन्होंने यहाँ पर हमसे शरण मांगी थी, कब, 1959 में। 58 विद्रोह हुआ, 54 में एक प्रकार से वो पूरा सिनारियो चल रहा था। तो 1959 में उन्होंने क्या मांगी, भारत से एक शरण मांगी थी, शरण मांगी, उसे शरण दी गई। दलाई लामा को क्या होता है, शरण भी दी जाती है, शरण दी गई जो तिब्बत नागरिक आए थे, यानी बहुत सारे तिब्बत के दलाई लामा तो आए। दलाई लामा अभी भी आपको पता होगा कि वहां पर क्या, कहां पर रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं ना, क्या धर्मशाला में रहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उनको शरण दी गई, जो तिब्बत के नागरिक हैं, उनके साथ बहुत सारे तिब्बत के लोग भी आते हैं, ठीक है। उन्हें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बसाया गया है। दलाई लामा अभी भी इंडिया में रहते हैं, अभी भी हैं, वो जिंदा हैं, अभी रहते हैं, और उनके साथ बहुत सारा उनके देश का आदमी भी आया था, ठीक है। बहुत सारे लोग उनके साथ आए थे, क्योंकि एक प्रकार से लोग बेघर हो डर गए थे, चीन ने कब्जा कर लिया, अगर कुछ भी करोगे तो मार पीट के चुप करा देगा, ठीक है। तो दलाई लामा भैया शरण मांगी। दलाई लामा कौन है, तिब्बत के एक धार्मिक नेता हैं, ठीक है। बहुत बड़ा उनकी, बहुत पूरी दुनिया में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत उनका मान सम्मान है, लेकिन एक प्रकार से रिफ्यूजी के तौर पे वो भारत में रह रहे हैं धर्मशाला में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दलाई लामा को भारत में शरण देने को चीन ने नकारात्मक नजर, यानी जब दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी, चीन ने बोला है तो हमारे साथ तुमने तो भैया धोखा कर दिया, यानी चीन क्या इसको नकारात्मक नजरिए से देखा और भारत पर यह इल्जाम लगाया कि भारत
चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। यानी हम पर आरोप लगा चाइना ने कि उन्होंने बोला कि भैया जो तिब्बत है, तिब्बत हमारा इंटरनल मामला है, तुम्हारे साथ हमारा पंचशील समझौता हुआ है, तो पंचशील समझौते के तहत तुम हमारे इंटरनल मामले में क्यों एंटर कर रहे हो, यानी क्यों भैया हस्तक्षेप करो। यानी दलाई लामा को जब भारत ने शरण दे दी भैया आ जाओ बस जाओ, उन पर तिब्बत पर सारा कब्जा कर लिया है, तो दलाई लामा को भी वो मार देती है, खत्म कर देती है, उनकी सेना उनको मार पीट करके जेल में डाल देती, तो उन्होंने पहले भाग भूग के भारत में आ गए हैं, तो भारत ने उनको शरण दे दी। इसलिए चीन हमेशा कहता है कि भारत ने क्या किया है, हमारे इंटरनल मामले पर आपने हस्तक्षेप किया है, यानी दलाई लामा को आपने जो शरण दी है वो अच्छी बात नहीं है हमारे बीच में। और उसी से कह सकते हो कि भारत और चाइना में जो एकजुटता थी, थोड़ा अच्छा माहौल था, वह 36 का आंकड़ा बन गया। ठीक है, दो यानी चाइना और भारत में यहीं से क्या हो सकते हैं, धीरे धीरे डिस्प्यूट यानी कह सकते हो कि विवाद बनते चले जाएंगे और आगे चलते चलते जो विवाद होंगे वह बढ़ता चलेगा। तो तिब्बत का मामला यही है, जनरली यही तिब्बत का मामला है। बुक में भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे भारत और चाइना में सीमा को लेकर के कब कब विवाद हुआ है, यानी ठीक है सीमा विवाद क्या है। बुक में भी सीमा विवाद वाला एक सेक्शन आएगा, तो सीमा विवाद क्या है देखो। 1962 में चीन ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था। आपको पता होगा 62 में क्या होता है, 1962 में इंडो पाक ठीक है इंडो चाइना वार हो जाता। ठीक है, तो 1962 में क्या करता जो चीन होता है वह भारत के लद्दाख क्षेत्र पर अरुणाचल पर दोनों पर उसने आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के द्वारा चीन ने अक्ताई चीन यानी जिसे हम क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट जो बोला जाता है, जो पूरा जो इलाका है अक्ताई चीन का जो इलाका है, इस पर उसने अधिकतर हिस्सों पर आक्रमण किया था। चाइना ने क्या किया 1962 में जो अक्ताई चीन का जो इलाका था उस पर क्या किया, उसने आक्रमण कर दिया और अधिकतर हिस्सों पर उन्हें हमला किया। वर्तमान में चीन ने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन बिछा दी है। आपने सुना एक चीज है कि चीन जो है ना, जितनी उसकी बाउंड्री लाइन लगती है वो हर जगह पर भाई उसने रेलवे लाइन बिछा दी है, सड़क बना ली है। नहीं कह सकते हो कि अगर भारत और चीन का अगर युद्ध होता है तो वह बहुत ही जल्दी आर्मी भेज सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, सामग्री भेज सकते हैं, गोले बारूद भेज सकते हैं। तो उन्होंने कह सकते हो कि जो सीमा है उस पर उन्होंने बहुत सारे काम कर लिए हैं प्रेजेंट टाइम में। यानी चीन ने क्या कर दिया, चीन ने क्या किया है कि सीमा विवाद कब से बढ़ा, जब 1962 में युद्ध होता है और हमारे साथ बहुत सारी उनके साथ जमीन भी चली गई है। वर्तमान में अगर आप देखो चीन ने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में क्या रेलवे लाइन बिछा दिया है और बहुत सारे सड़क बना लिया है। इससे काफ़ी चीज़ हो रही हैं। हिमालय के काफ़ी ऊपर तक सड़क का निर्माण कर लिया है, बेस कैंप बन गया। चाइना ने बहुत सारा बेस कैंप बनाया। इससे क्या यानी चाइना जो है यानी सीमा पर बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया, बहुत ज़्यादा विकास कर लिया, बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया। इससे चाइना क्या है कि धीरे धीरे भारत और चाइना में कह सकते हैं भैया जो सीमा विवाद है यानी कह सकते हो कि लड़ाई है सीमा को लेकर के, उसको लेकर के काफ़ी बढ़ रहा है, कैंप बना लिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में लगातार हस्तक्षेप करता है। बाद में एक बार मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जब अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने जाते तो रोकता है कि हमारा इलाका है अरुणाचल का। आपने बीच में सुना होगा अरुणाचल में उन्होंने गांव बना लिया था, भूटान में गांव बना लिया है, सुना होगा ना, ये सारी खबरें आती रहती है ना। मेन स्ट्रीम में नहीं थी लेकिन वो दूसरे मीडिया में आते ही रहता है। ठीक है, तो लोग बताते हैं कि वो गांव बना लिया है या बस बीच में एंटर करें। यानी चीन जो है ना अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका कहता है, लेकिन भारत का इलाका है, बार बार वो अपना क्या करता है दावा ठोंकता है। इसीलिए ये विवाद का हमारा क्षेत्र यानी सीमा विवाद है। यानी चीन अरुणाचल प्रदेश को लगातार हस्तक्षेप करता है, यहाँ तक कि चीन अपनी सरकारी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताया है। जो चीन का जो सरकारी वेबसाइट है ना उसमें जो चीन का जो मैप है उस मैप में अरुणाचल प्रदेश चीन का दिखा रखा, भारत का नहीं है, उसको पूरा मैप में बना रखा है। तो उन्होंने अपनी मैप जारी किया था। तो मैप जब जारी किया था उसी के बाद जब मोदी वहां पर अरुणाचल प्रदेश में गए तो मोदी जी तो जाते रहते भाई, वहां पर यात्रा करने गए थे तो उन्होंने मोदी जी को धमकी दे दिया था यहाँ पर मत आइए, तो हमारा इलाका है, ये भारत का क्षेत्र नहीं है, ये हमारा इलाका था। इस प्रकार की बातें वहां पर होती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमारा विवाद। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की सीमा पर चीन हस्तक्षेप करता है। बीच में जो हमारा जो उत्तराखंड वाला जो इलाका है और जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है यहाँ पर भी वो बार बार हस्तक्षेप करता है लद्दाख वाले इलाके में। ठीक है, वहां पर भी वो लद्दाख में बीच में उन्होंने कर दिया था ना, वो चीन के सैनिक आ गए थे ना, वो भारत के सैनिक आ गए थे, दोनों में वो टक्कर हो गया था ना। यानी जो चीन है वह उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का जो इलाका है यहाँ पर भी चाइना क्या करता भैया बार बार हस्तक्षेप करता है, बार बार
जो चाइना होता है वो हमारी सीमा में घुस आता है, अंदर तक आ जाता है, फिर बाद में उसको मार करके भगाना पड़ रहा है। ठीक है, यानी बार बार कह सकते हो कि एक तो अरुणाचल प्रदेश साइड में, दूसरा जो हिमाचल, दूसरा जो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर वाला है, यहाँ पर दो जगह पर सीमा विवाद है। और भी अगर आप देखोगे तो डोकलाम में एक विवाद है, सीमा विवाद, डोकलाम का विवाद है। तो यानी कह सकते हैं उनके साथ कई सारा हमारा सीमा विवाद भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, चीन ने पाक को 1965 तथा 1971 के युद्ध में समर्थन किया, यहां तक कि परमाणु और तथा मिसाइल तकनीक भी। देखो भारत और चाइना में जो विवाद है वह, देखो चाइना 1965 में जब हमने पाकिस्तान से लड़ाई की तो चाइना पाकिस्तान की मदद करता था। मैंने और कई सारे चैप्टरों में जब हमने चाइना के साथ विदेश नीति पढ़ रहे हैं या रसिया के साथ हमने विदेश नीति को पढ़ा, रूस के साथ जो विदेश, वहां पर भी ये चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अमेरिका वाले में सेक्शन में मैंने बता रखा है, चीन जो है ना, जब भारत की लड़ाई जब पाकिस्तान से होती है 1965 में होती है और 1971 में, तो चीन ने क्या किया था, वो पाकिस्तान का समर्थन किया था। उसको उसने बहुत सारा पैसा वैसा दिया था, मिसाइल विसाइल दिया था, टेक्नोलॉजी दिया था कि भारत के खिलाफ तुम लड़ो खड़े होकर के, ताकि भारत तहस नहस हो जाए, इसीलिए वो उसको टेक्नोलॉजी देता रहता है। इस यानी कह सकते हैं कि जो चाइना है वह कभी भारत का समर्थन नहीं करता है, बल्कि हमारे खिलाफ अन्य लोगों को भड़काता रहता है और चीन को अपना मित्र बना है, वो वहीं से आतंकवादी भेजता रहता है। ठीक है, तो ये सारे विवाद हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि भारत और चीन के मध्य किस प्रकार की बातें हुई हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारे साथ उनके जो युद्ध हुए हैं उससे भारत की छवि कैसे बनी है। यहां पर देखोगे अगला हेडिंग क्या लिखोगे, भारत की छवि, ये रहेगा। ठीक है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में भारत की छवि को धक्का लगा है। यानी चाइना के साथ हमारे बहुत ज्यादा विवाद है, इससे कह सकते हो कि घरेलू देखोगे और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर ही क्या है भैया, चाइना के साथ जो हमारा विवाद है इसको हमारे बहुत ज्यादा धक्का लगा है, या स्पष्ट होने लगा कि भारत एक कमजोर देश है। क्योंकि 1962 में जब हम इनके साथ युद्ध हार जाते हैं, वो भारत को बहुत ज्यादा कठोरता, क्योंकि हमारी काफी जमीन भी चली गई है, अगर आप देखोगे लगभग 72,000 वर्ग मील चली जाती है, तो काफी वो यानी भारत के लिए काफी वो था। ठीक है, कमजोर देश है और अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं। यानी 1962 में जिस तरह से हम युद्ध को हमें हार का सामना करना पड़ता है, ये बहुत दुखदायी था देश के लिए, अगर आप देखोगे। ठीक है, भारत के विरोधी दल जो है जनता और कांग्रेस इस क्षेत्रों में भी सरकार की आलोचना हुई। अगर आप देखोगे भारत के जितने उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी थी 1962 में, कांग्रेस की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी, या पंडित नेहरू की जिस प्रकार है, तो सरकार का बहुत ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि बार बार नेहरू जी को समझाया जाता था कि भैया कि चाइना सही नहीं, उसके साथ दोस्ती करना बिल्कुल भी नहीं। पंडित नेहरू को तो लगता कि पाकिस्तान हमारा मित्र बन गया है और चाइना हमारा मित्र बन गया है, तो हमें सेना की जरूरत ही नहीं है, इस प्रकार से उनको लगता था। उनको यही लगता था, पंडित नेहरू को लगता था भैया कि अगर जो चाइना है, चाइना तो क्या बोल दिया, उन्होंने नारा लगा दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, चाइना जब हमारा मित्र बन गया है, पाकिस्तान जब हमारा दोस्त बन गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी बड़ी दोस्ती कर रहे थे, ठीक है, तो दोस्त बन गया, तो हमें सेना की जरूरत ही नहीं है। तो दिक्कत चीन, अगर आप देखोगे जब चीन अरुणाचल पर हमला करता है, 1962 में युद्ध होता है, तो हमारे पास वहां पर सेना ही नहीं है। उनको लगता था कि हमें अरुणाचल के क्षेत्र में या चीन की जहां बाउंड्री लगती है वहां पर सेना की कोई जरूरत नहीं, वो उन्होंने अपनी सेना हटा ली थी, भारतीय सेना उतनी ज्यादा थी नहीं। तो अगर आप चाइना और पाक के युद्ध को देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें होती, इसीलिए कह सकते हैं कि 1962 में जो युद्ध होता है देश को हार का सामना करना पड़ा। इससे कह सकते हैं इंटरनली हालत भी हमारे खराब होते हैं। इससे क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी जो विरोधी दल है, उसकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है, पंडित नेहरू की बहुत ज्यादा आलोचना हुई। उसके बाद जनता जो है कांग्रेस क्षेत्र में भी सरकारों की खूब आलोचना हुई। इस युद्ध के समय सोवियत संघ तटस्थ बना रहा है, नहीं जब चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है तो सोवियत संघ क्या था, तटस्थ बना रहा, उसमें बहुत ज्यादा उसने इंटरफेयर नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि उसने सामने नहीं आता, लेकिन सपोर्ट उसने हमारा किया था। सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, लेकिन इस युद्ध में अगर जो भारत की मदद करता है वो कौन करता है, सोवियत संघ ने हमारा समर्थन क्यों नहीं किया, उसका रीजन क्या है। सोवियत संघ क्या है, एक साम्यवादी देश है, चाइना क्या है, एक साम्यवादी देश है। तो दो साम्यवादी देश, क्योंकि चाइना, सोवियत संघ के लोगों को लगता था चाइना हमारा भाई है, क्योंकि वो भी साम्यवादी हैं, हम भी साम्यवादी हैं। वो तो बाद में उन्होंने धोखा दे दिया उनको, ठीक है, पहले तो उनको भाई लगते थे, इसलिए वो इस यानी इंडो चाइना वार जब होती है 1962 में, इसमें हमारा समर्थन कौन करता, अमेरिका कर देता है। क्योंकि अमेरिका जो हमेशा करता नहीं था हमारा सपोर्ट कभी भी, क्योंकि अमेरिका का चीन का 36 का आंकड़ा है, इसलिए अमेरिका भारत का समर्थन कर देता। इसमें क्या, जो सोवियत संघ था उसमें तटस्थ बना रहा, उसने चीन को रोकने के प्रयास नहीं किए। ऐसे में भारत को ब्रिटेन और अमेरिका की सहायता मांगनी पड़ी थी। यानी इसमें ब्रिटेन और अमेरिका से हमने सहायता मांगी थी। हमारे जो मदद करता है वो अमेरिका इस क्षेत्र में करता है। वही शायद
जो 5वां चैप्टर है, 5वें चैप्टर में मैंने इस बात को बोला, मैंने उसको लिखा भी, बताया भी था कि सिर्फ 2 ही क्षेत्र आए थे। जब 1962 का युद्ध हुआ था तब अमेरिका ने भारत का मदद किया था, वैसे वो कभी भी हमारी मदद नहीं करता जब शीत युद्ध चल रहा था, उसने यकीन हमारी मदद की। दूसरा, कांग्रेस पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कह सकते हैं ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि यानी चाइना के साथ युद्ध करने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो देश पर क्या प्रभाव, कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखो, प्रधानमंत्री नेहरू को लगा कुछ दलों ने उनके त्यागपत्र की, यानी कह सकते हैं कि इंडो चाइना के बाद पंडित नेहरू की छवि को बहुत ज़्यादा इस देश में धक्का लगा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नेहरू की छवि को धक्का लगा, कुछ दलों ने उनके त्यागपत्र की मांग की। भारत के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन, उस टाइम जब इंडो चाइना वार होती है ना, ठीक है, उसमें उस टाइम जो रक्षा मंत्री है वो BK कृष्णा मेनन थे। ठीक है, उनकी मंत्रिमंडल में त्याग पत्र देना पड़ा नेहरू की सरकार के विरुद्ध। पहली बार नेहरू सरकार में और इस देश में पहली बार सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रस्ताव आता है उसको पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पास, क्योंकि नेहरू के पास तो भैया समर्थन बहुत ज़्यादा था ना, तो उनकी सरकार हट नहीं सकती थी, लेकिन उनकी आलोचना बहुत भयंकर लेवल पर होती है। कांग्रेस पार्टी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कम्युनिस्टों पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो जब चाइना हमारे साथ युद्ध कर लेता है तो हमारे यहाँ पर हमारे देश में 2 कम्युनिस्ट हैं, 2 पार्टियां हैं, एक है CPI है, दूसरा है CPM। तो CPM पर क्या प्रभाव पड़ा, सीताराम येचुरी का नाम आपने वैसे सुना है, पहले जो कन्हैया कुमार थे वो भी CPI में, अब तो कांग्रेस में चले गए, लेकिन वो भी उस टाइम भी CPM में ही थे। ठीक है, लाल झंडा वाले जो हैं, अरे जो JNU को बोला जाता है ना, ये सारा उनका लेफ्टिस्ट का अड्डा बन गया है। तो लेफ्ट की जो पार्टियां थी उन पर क्या प्रभाव, देखो कम्युनिस्टों पर क्या प्रभाव पड़ा। इस घटना ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में आई दरार को चौड़ा कर दिया। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित होते हैं, क्योंकि इंडिया जब भारत पर चाइना अटैक कर देता है, क्योंकि चाइना भी क्या है साम्यवादी देश था, तो कह सकते हैं कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इस 2 धड़ों में बढ़ जाती, कोई चाइना का समर्थन कर रहा था, कोई किसी का, तो इसलिए चाइना बढ़ जाती है। तो इसमें जब जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी 2 धड़ों में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये 2 हमारी लेफ्ट की पार्टियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और भी कई सारे, जब वो BPSC 143 चल रहा था राज्य की राजनीति में, वहां भी इन पार्टियों का जिक्र था। तो ये बहुत पुरानी पार्टियां हैं, दोनों लेफ्ट की पार्टियां हैं। ठीक है, तो ये इन पर क्या है, 2 पार्टी बन गई थी। इस पर क्या क्या, यानी भारत और चीन से युद्ध करने से यानी भारत और चीन में जो युद्ध होता है इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, भारत की घरेलू नीति में क्या बदलाव आया है, यानी चाइना के साथ जो हमारा युद्ध हुआ है उससे भारत की घरेलू नीति में क्या बदलाव है। चीन आक्रमण से पहले भारत को उत्तर पूर्व के राज्यों पर अधिक ध्यान नहीं देता था, यानी चीन से आक्रमण से पहले, अगर देखो जब चीन के साथ जब तक हमारा 62 का युद्ध नहीं हुआ था तब तक हम लोग ना जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे हमारा अरुणाचल है, ठीक है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, इन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। परंतु चीन के भारत पर आक्रमण का प्रभाव पड़ा, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के इलाकों की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है अब तथा इन राज्यों में अगर आप देखोगे सामाजिक हो, आर्थिक हो, विकास पर हमने ज़्यादा जोर दिया है। इस आक्रमण के बाद भारत ने अपनी सीमा पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है, सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए हमने काफ़ी काम किया है, इस ओर पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। फिर अगला, भारत चीन संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है, नहीं भारत और चीन में जो युद्ध हुआ उससे क्या प्रभाव पड़ा है, तो भारत चीन के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ध्यान सुनिए। चीन के साथ भारत के राजनीतिक संबंध टूट गए हैं भैया, कि जब उन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ लिया, जो पंडित नेहरू हमेशा कोशिश करते थे उनके साथ संबंध बन जाए, हमारे साथ अच्छे रिलेशन बन जाए, लेकिन क्या समय, अरे जब 1962 में भारत के साथ युद्ध लड़ लोगे तो भाई क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी चीन के साथ भारत के जो राजनयिक संबंध है वो टूट गए। भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया के लिए 1976 में आरंभ हुई थी, और 79 में क्या होता, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के विदेश मंत्री थे और चीन की यात्रा पर। नहीं कह सकते कि जब युद्ध होता है तो हमारे संबंध काफी खराब हो जाते हैं, लेकिन 79 आते आते हम फिर दोबारा उनके साथ रिलेशन बनाने के काम करते हैं। और जो अटल बिहारी थे, अटल बिहारी कब थे, 76 में, क्योंकि अटल बिहारी क्या है, मोरारजी की देसाई की सरकार में क्या थे, एक विदेश मंत्री थे, अटल बिहारी थे। ठीक है, 77 में जो क्या कहते हैं, इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनी थी, पहली गैर कांग्रेस सरकार बनती, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार में अटल बिहारी क्या थे, विदेश मंत्री थे। तो विदेश मंत्री वो चीन गए थे ताकि भारत और चीन के जो संबंध हैं उनको हम थोड़ा बेहतर बना सकें। ठीक है, लेकिन संबंधों में काफ़ी खटास आ गई थी। गुट निरपेक्षता पर क्या प्रभाव पड़ा है, देखो इस आक्रमण के कारण क्या हुआ, यह सिद्धांत हो गया कि गुट निरपेक्षता की नीति सुरक्षित नहीं है। देखो पंडित नेहरू को लगता था गुट निरपेक्षता बहुत है,
अरे भाई उनको पता चलेगा ना, क्योंकि उनको लगा था हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे तो हम आज़ाद रहेंगे, हमें पर कोई दबाव होता नहीं है। इसके बाद ही कह सकते हो भारत जो गुटनिरपेक्ष था, जैसे कोई आदमी हो ना, किसी को मानता बहुत हो, लेकिन जब उसकी आस्था टूट जाती हो ना, तो अब एक सिंपल सा गुटनिरपेक्ष था, भारत की आस्था क्यों नहीं। देखो भारत को लगता था कि हम गुटनिरपेक्ष हैं तो हम अमेरिका से मदद ले लेंगे, सोवियत संघ से मदद लेंगे, सोवियत संघ हमारा हमेशा मदद करता था, ठीक है। लेकिन जब चीन के साथ हमारा युद्ध होता है तो चीन के साथ युद्ध में क्या हुआ कि सोवियत संघ ने हमारी कोई भी मदद नहीं की चीन के साथ युद्ध में। 1962 के युद्ध में, पूरी युद्ध में वो टठास बनाना, बल्कि कुछ एक्शन नहीं लेता है। ऐसे में भारत में अमेरिका की मदद लेनी पड़ती है। तब पंडित नेहरू की सरकार को या भारत की देश यानी इस देश को लगता है कि जो पंडित नेहरू ने जो गुटनिरपेक्ष चला है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गलत तो जरूर है। गुटनिरपेक्ष रहना है, गुटनिरपेक्ष जाना इतना अच्छी बात नहीं है, किसी न किसी गुट में तो हमें शामिल होना पड़ेगा। तब जाकर के सोवियत संघ के साथ हमारी संधि होती है ना भैया, कि तब जाकर के यानी गुटनिरपेक्षता पर भी कई सवाल इस देश में खड़े होते हैं। इस आक्रमण के बाद क्या हो, क्योंकि भारत और चाइना के साथ जो युद्ध होता है या कैसे उनके पास जो हमारा पूरा जो डिस्प्यूट चलता है, इसके बाद जो गुटनिरपेक्षता है या जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत ने चलाया था, गुटनिरपेक्ष बना रहा है, इस पर भी कई प्रकार के कि भाई गुटनिरपेक्ष सही नहीं है। इसीलिए अधिकतर राष्ट्र अभी इसमें कम दिलचस्पी लेने लगे थे। यानी ज्यादातर जो देश थे ना वो गुटनिरपेक्ष नहीं रहना चाहते थे। उनको लगता था भैया किसी न किसी ग्रुप में शामिल तो होना ही पड़ेगा, अकेले रहोगे तो। देखो सोवियत संघ ने मदद नहीं की ना, इसीलिए, और हमें अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी। ऐसे समय में भारत को लगा भैया कि सही नहीं गुटनिरपेक्षता वाला जो सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत चलाता रहा। अब एक क्वेश्चन क्या लिखोगे, भारत और चीन के मध्य में कौन कौन से संवाद हुए हैं। अब भैया हमने उनके साथ युद्ध लड़ लिया है कि हमारे रिश्ते खराब हैं, तो उन रिश्तों को ठीक करने के लिए, यानी भारत और चाइना में जो रिश्ते खराब होते, युद्ध का माहौल बनता है, तो हमने उनके साथ संवाद को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया। तो पहले तो भैया यही लिख देना कि 1989 में अटल बिहारी जी विदेश मंत्री थे, वो चीन की यात्रा पर जाते हैं, उससे हम संबंध बनाने की बेहतर काम करते हैं। एक पहली काम होगा। दूसरा लिखना जो अब इसमें लिखा है आपके इसमें, ठीक है। 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की थी। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी क्या होते हैं, चीन की यात्रा की थी, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की, यानी दोनों देशों ने बोला था कि हम जो सीमा विवाद है उसको कंट्रोल करेंगे, जैसे स्थिति बनी वैसे रहेगी, यानी चीन उसमें कुछ भी नहीं करेगा, इस प्रकार के। नहीं 88 में कहता राजीव गांधी क्या करते हैं, वो चीन की यात्रा करते हैं ताकि भारत और चीन के जो संबंध हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। बार क्या हो, जैसे राजीव गांधी वहां पर जाते हैं, चीन के साथ हमारी स्थिति अच्छी है। दूसरा क्या, विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्कृति आदान प्रदान और व्यापारिक विस्तार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते। यानी जब राजीव गांधी जाते हैं तब चाइना के साथ, ठीक है, यानी जब राजीव गांधी 1988 में जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा राजीव गांधी भैया वो भी बहुत सारे एक प्रकार से भारत को कई सारी चीज़ें देने में, सुपर कंप्यूटर हो या टेक्नोलॉजी को देने में राजीव गांधी का एक बड़ा योगदान है इस देश में, ठीक है। चाहे जैसे भी व्यक्ति पर्सनली रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ कह सकते हो कि जैसे सुपर कंप्यूटर हो, कई सारी चीज़ें ले आने में। नहीं जब राजीव गांधी 1988 में चाइना जाते हैं तो भारत चाइना में जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी में, संस्कृति में, यहाँ से लोग आ सके वहाँ पर लोग जा सकें, इसके लिए, या कह सकते हैं कि सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए दोनों देशों में क्या होता, समझौते हुए थे। और 1999 में द्विपक्षीय व्यापार, यानी कह सकते हैं 1999 में भारत और चाइना में द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए लगभग 30% की दर से बढ़कर के, यानी पहले जो भारत और चाइना में कितना व्यापार होता वो 30% होता था, कि इसकी दर बढ़ा करके उस समय दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर से भी अधिक कारोबार होने लगा था। या धीरे धीरे यानी भारत और चाइना के जो व्यापारिक संबंध है उनको बढ़ा दिया गया था, ताकि उनके साथ हम जो 30% होता था उसको कितना है 18 अरब डॉलर उसको व्यापार को कर दिया ताकि उनके साथ है। नेक्स्ट क्या है, विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य आर्थिक संगठनों के मामले में दोनों की नीतियां एक जैसी हैं। अगर आप देखोगे जो चाइना है जो भारत है, दोनों ही देशों को अगर देखो, जैसे WTO है विश्व व्यापार संगठन है, दोनों ही एक जैसी नीतियों को लगा रहे हैं, यानी व्यापार को लेकर के हमारे साथ उनके बनते हैं संबंध बेहतर बनते हैं, यानी कहते हैं कि युद्ध के बाद किस प्रकार के काम किए गए, ठीक है। 2006 में चीन और भारत के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए नूथला दर्रा जो 44 वर्षों से बंद था उसे व्यापार के लिए खोला गया था, ठीक है। नूथला एक प्रकार से जो मार्ग था, इस मार्ग को खोला जाता है 2006 में। और 2006 के बाद ही जो चाइना भारत में इतना ज़्यादा जो अपना सामान बेच रहा है, वो 2006 के बाद हमारे संबंध के थोड़े बेहतर हैं। तभी तो चाइनीज यहाँ पर दुनिया भर के मोबाइल बिकने लग गए थे, इस देश में चाइनीज मोबाइल लोग घूम रहे थे, ठीक है। तभी जाकर इस देश में जो नोकिया जो चलता था, सुना होगा ना, पहले नोकिया के रेट बहुत ज़्यादा आते थे,
2007 8 में बहुत ज़्यादा महंगा चलता था। लेकिन 2006 में जब चीन के साथ कोई चीन के सस्ता मोबाइल आ गया था, चाइनीज़ मोबाइल आ गए थे तो सस्ते थे, इसीलिए तो भारत में जो मोबाइल के रेट थे वो डाउन कम मारे। जब चाइना यहाँ पर डंपिंग करता है मोबाइल को, बहुत ज़्यादा मोबाइल लेकर के आता है, सस्ते दे देता है, तो बाकी लोगों को कम करना पड़ा। यही कह सकते हैं 2006 में क्या होता, भारत और चीन के मध्य क्या होते हैं कि व्यापार को लेकर के सुधारने के लिए काम किया गया था। जो नूरथला जो दर्रा है उसमें जो 44 सालों से बंद पड़ा था, इनके साथ हमारा जो डिस्प्यूट था उसको खोला गया और यह ऐतिहासिक शुरुआत यानी भारत और संबंधों में ऐतिहासिक शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत और चीन में नवीन घटनाएं क्या है, यानी भारत और जो चीन है हमारे बीच में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो नई नई घटनाएं हुई। तो नई नई भैया घटनाएं क्या हुई प्रेजेंट टाइम में, मुख्य समय में क्या हुआ है, 2017 में सिक्किम के साथ चीनी सीमा पर चीन के बीच यानी भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ। 2017 में अगर चीन के साथ देखोगे तो हमारा एक विवाद हुआ जिसको क्या बोलते हैं, डोकलाम विवाद। ये कहां पर हुआ है, सिक्किम के स्थान पर, सिक्किम का जो राज्य लगता है वहां पर उनके साथ हमारे क्या है, एक सीमा विवाद हुआ, डोकलाम जिसे बोलते हैं। डोकलाम में चीन द्वारा सड़क बनाने का काम शुरू किया था। डोकलाम में क्या था, चीन जो कर रहा था भैया सड़क बना रहे थे, हमारे घर इलाके में वो सड़क बना रहा था। ठीक है, सड़क बनाने का काम शुरू किया, पर भारतीय सेना ने उसे रोक दिया था भैया, इंडियन आर्मी वाले लोगों का कि भैया सड़क नहीं बनाना है। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। अरे भूटान पर भी लोग घर बनाना चाहते, भूटान पर आक्रमण करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते, नेपाल को भूटान को ये लोग दबोच लेना चाहता है चाइना इनको। ठीक है, इसलिए भारत उनके, ठीक है, भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, उसके चलते भारत ने यह कदम उठाया। मैंने बोला था देखो जो डोकलाम है, डोकलाम सीधे भारत को कनेक्ट नहीं करता है, भारत और डोकलाम के बीच में एक इलाका लगता है भूटान का। ठीक है, तो भूटान से चीन, क्योंकि भूटान के क्षेत्र से लगता है डोकलाम का, तो भूटान है, भूटान तो चीन से लड़ नहीं सकता है, तो भारत जो है वह भूटान की मदद कर रहा था। अब भूटान के पास सेना थोड़ी है, उनके सारे सैनिक अच्छे नहीं हैं, या उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भारत क्या करता है, भूटान की मदद करता है ताकि जो भूटान है वो डोकलाम में उनको रोक सके। ठीक है, इसलिए भी काम करता है जो सिक्किम के आसपास का, क्योंकि भूटान भी है एक प्रकार का, अगर आप देखोगे तो हमारे बीच में चाइना और भारत के बीच में एक प्रकार से काम करता है, क्योंकि बीच में एक स्पेस बना देता है, इसलिए हमारी। तो डोकलाम में जो विवाद हुआ था ये भी काम हुआ था, इसमें हमने क्या भूटान की मदद की थी ताकि वह चीन को रोक सके। डोकलाम में 2017 में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, आपने सबने टीवी में सुना होगा, वैसे भी सुना कि डोकलाम जो विवाद था उसमें कह सकते नरेंद्र मोदी सरकार ने काफ़ी कूटनीतिक पहल की थी, जिसमें कह सकते सारे देश भारत के सपोर्ट में खड़े हो गए थे, तो एक अच्छी पहल हुई थी। एक पहला डोकलाम का विवाद है। दूसरा जो ताज़ा विवाद हुआ 2020 में लद्दाख में गलवान घाटी को लेकर के बहुत बड़ा विवाद होता है, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसमें बोला गया था ना चीन के 20 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन कभी मानता नहीं है, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद होते हैं। अभी भी यह सीमा विवाद क्या है, यानी डोकलाम का और कह सकते जो गलवान घाटी के विवाद। मौजूदा समय में भारत और चीन के साथ यह दो विवाद बना हुआ है, और डोकलाम में जिस प्रकार हमें देखा गया है ये दो विवाद थे। ठीक है, और इसी के साथ क्या है, लगभग इसके बाद क्या होगा, एक निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तो निष्कर्ष क्या लिखना पड़ेगा, भारत और चीन के जो संबंध है उसमें सीमा विवाद हमेशा बना रहा। शुरुआत में अगर देखोगे तो भारत चीन के साथ संबंध को बेहतर बनाने का काम करता है, लेकिन 1962 के बाद जब चाइना के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं तो हमेशा खराब होते चले गए। लेकिन 79 से लेकर के अगर हम देखेंगे तो 2006-2007 तक बीच बीच में संबंध सुधारने के लिए, जैसे अटल बिहारी का चीन की यात्रा करना, राजीव गांधी का चीन जाना, जब उनके बीच में व्यापार, हमारे भारत चाइना में व्यापारिक संबंध स्थापित होना, 2006 में चाइना के साथ एक नई पहल का शुरू होना व्यापार में, ये सारी हमने चाइना के साथ कह सकते कुछ महत्वपूर्ण पहले की हैं ताकि चाइना और भारत के संबंधों को सुधार। लेकिन मौजूदा समय कह सकते हैं चाहे डोकलाम विवाद हो या गलवान घाटी का विवाद हो या भारत और चीन में कह सकते हो एक सीमा के विवाद फिर दोबारा उभर रहा है। नहीं, भारत और चाइना एक दूसरे के कह सकते हो कि कभी कभी सीमा विवाद भी हमारे साथ उनका बना रहा। भारत और चीन को जो संबंध है वह कभी भी मधुर नहीं रहे, उनमें कड़वाहट हमेशा हमें देखने को जरूर ही मिली है। तो निष्कर्ष आपको ये लिखना पड़ेगा, और जितना है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आप अपनी बुक उठा करके देखोगे ना, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो मैंने इसमें कवर नहीं किया होगा। मैंने सारी बातें बताई हैं और इजी लैंग्वेज आपको बताया ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है।